बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे और वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल स्थिर वैद्युत विभव तथा संधारित्र, ये एक बहुत ही अद्भुत टॉपिक है ना। और इसके बारे में, पोटेंशियल के बारे में आप पहले भी क्लास 11th में आपने सुना है और वहाँ पर गुरुत्व विभव यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में सुना होगा। तो ये पोटेंशियल वर्ड क्या है, बहुत ही बेहतरीन वर्ड है। अभी अभी आपने दैनिक जीवन में सुना होगा कि इसमें इस बच्चे में वो पोटेंशियल है कि ये टॉप 10 आ सकता है। इस इंसान में वो पोटेंशियल है कि इस काम को ये कर सकता है ना। तो ये जो पोटेंशियल वर्ड है ना, एक बहुत ही अच्छे कामों को या डिफ़िकल्ट कामों को जो बंदा करने योग्य रहता है, हम उसके लिए यूज़ करते हैं, है ना, पोटेंशियल वर्ड। तो जैसे हम 11th क्लास में पोटेंशियल कैसे पढ़े थे कि ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड था, है ना, यह अर्थ है और इस अर्थ के यहाँ तक जो है ग्रेविटी है, यहाँ तक, यहाँ से पार हो जाने से फिर ग्रेविटी काम करना बंद हो जाता है। तो अर्थ के जो सतह से एकांक द्रव्यमान की वस्तु को, है ना, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध ले जाने में जो किया गया कार्य है, वो कार्य इस वस्तु में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है बोलते हैं। और मान जाए मैं इस सतह से यहाँ तक लाने में मुझे 20 जूल वर्क करना पड़ा, तो इस जगह का पोटेंशियल किसी पॉइंट का होता है, किसी जगह का होता है ना। इस जगह का जो पोटेंशियल है मैं बोलूँगा वो कितना है, 20 जूल है बोलूँगा। ठीक है ना। ये हम क्लास 11th में पढ़े हैं, लेकिन आज जो हम लोग पढ़ेंगे, देखते रहिए ध्यान से। जैसे एक स्प्रिंग का भी एक देखते रहिए। मैं ना सारे कॉन्सेप्ट को आपको बताऊंगा मैं, उसके बाद हम लोग, ये स्प्रिंग इस स्टेज में साम्यावस्था में है ना, इसमें किसी प्रकार का कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। तो अगर इस स्प्रिंग को मैं यहां से, इस पोजीशन से, ये ओ पॉइंट है, इस पोजीशन से इसको धक्का मारते हुए मैं इस पोजीशन पर लाऊं, तो वो स्प्रिंग क्या हो जाएगा, इस तरह से जो स्प्रेड है वो श्रिंक होता हुआ जाएगा और यहां पर आके इस तरह से ऐसा हो गया, यानी एक्स डिस्टेंस यहां से लाए यहीं पर। तो ये स्प्रिंग तो ऐसे ही नहीं आ गया होगा ना, इसमें कुछ काम करना पड़ा होगा। क्लियर है। तो मान जाए इसमें मुझे काम करना पड़ा यहां से यहां तक लाने में, है ना, क्योंकि इधर मैं फोर्स लगाऊंगा और फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क। फोर्स इनटू क्या है, डिस्प्लेसमेंट, है ना, या फिर एक्स कर लीजिए। तो जो भी आंसर आएगा, हालांकि यहाँ वेरिएबल फोर्स होगा बट आप एक कांस्टेंट फोर्स समझ जाइए। तो जैसे 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और 4 मीटर अगर डिस्प्लेस किया, तो 80 जूल मुझे कार्य करना पड़ा। तो वो जो 80 जूल मेरे में जो मैं वेस्ट किया हूँ, वो कहाँ गया है बोलने से, पूरे स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया बोलूँगा। स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया पूरे स्प्रिंग में। अच्छा, यहाँ पूरे स्प्रिंग में ना, याद रखिए। ठीक है। तो अगर यहाँ पर अब इसको ला के यहाँ पर मैं लॉक कर दिया, है ना, ये ऑलरेडी एक सिरे पर बंधा हुआ है। तो अगर ये बंधा हुआ है, अगर इसको मैं खोल दूंगा तो ये स्प्रिंग इधर चला जाएगा ऐसे। तो अगर मैं बोलता कि ये यहीं पर इसका पोटेंशियल एनर्जी है बोलता, तो ये बंदा इधर नहीं आता। तो स्प्रिंग में क्या होता है, जो भी वर्क करो वो पूरे स्प्रिंग में क्या होता है, वो संचित होकर रह जाता है। समझे ना। तो यहां पर भी अभी इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात देखिए, ये वाला किसी सिस्टम का ही एनर्जी होता है वो स्थितिज ऊर्जा, अगर देखा जाए तो।
तो यहां पर एक सोर्स चार्ज है प्लस क्यू, समझ आया, प्लस क्यू। तो इसके कारण से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इतना दूर तक जनरेट हुआ, इतना दूर तक उसका प्रभाव है, आप ऐसे समझिए। तो यहां पर एक टेस्ट चार्ज है Q0 जो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर में है, और टेस्ट चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज होता है, हम डिस्कस कर चुके हैं। तो इस पॉजिटिव चार्ज को मैं यहां पर एक जगह A पर लाना चाहता हूं, समझे, इस A पर लाना चाहता हूं। तो अगर ये जैसे ही फील्ड पर Q0 यहां पर आया तो इस पर तो एक रिपल्सन फोर्स उधर लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो रिपल्सन के कारण से ये यहां नहीं आ सकता, तो मुझे इसको पकड़कर ऐसे लाना पड़ेगा, ऐसे करके इधर मुझे फोर्स लगाना पड़ेगा और इधर लाना पड़ेगा। तो अगर मैं, ध्यान रखिए मैं दो फोर्स बताऊंगा यहाँ, अगर मैं इस Q0 को अगर फोर्स लगाते हुए मैं इधर अगर धक्का मारते हुए लेके जाता हूं तो मेरे द्वारा जो फोर्स लगाया गया उस फोर्स को मैं एक्सटर्नल फोर्स बोलूंगा, EXT। किसी पर्सन के द्वारा फोर्स अगर लगाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक। अच्छा, इस Q0 पर एक फोर्स लग रहा है, वो कौन लगा रहा है, ये प्लस Q, तो इसको मैं बोलूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, दैट इज दिस। समझ आया ना, एक्सटर्नल फोर्स जो हम लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो इस प्लस Q सोर्स चार्ज के कारण से इधर लग रहा हो। ओके, तो यहां पर ना माना कि इस जगह पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स अगर 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन के बल से ये रिपल कर रहा है, तो मैं इधर भी 10 न्यूटन का बल मैं इधर लगाऊंगा, यानी जो भी हम लोग फोर्स लगाएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जितना लगाएगा उतना ही फोर्स हम लोग लगाएंगे, ऐसे। तो इस चार्ज पर नेट फोर्स क्या हो जाएगा, चार्ज पर जो नेट फोर्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0। समझ आया, और जीरो चार्ज, सॉरी, नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है याद रखिए, नेट फोर्स अगर 0 हो जाएगा तो ये चार्ज क्या होगा, मूव करेगा या नहीं करेगा। तो कई बच्चों के मन में ये आएगा, भाई नेट फोर्स 0 हो गया है तो मूव कहां से करेगा, वो तो रेस्ट में ही रहेगा। तो मैं आपको एक बात बता दूं, न्यूटन के द्वितीय नियम से फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। इफ द फोर्स इज 0 देन दिस, तो फोर्स को 0 करने के लिए मास तो 0 नहीं हो सकता ना, 0 किसको होना पड़ेगा, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, दिस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। तो अगर वेलोसिटी 0 हो जाए, सॉरी, चेंज इन वेलोसिटी अगर 0 हो जाए, चेंज इन वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है, अगर अभी ये 2 मीटर की स्पीड से अगर चल रहा है तो फिर से कुछ समय बाद उसकी स्पीड 2 मीटर ही रहेगी, 2 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो चेंज इन स्पीड यानी चेंज इन वेलोसिटी 0, यानी नेट फोर्स अगर 0 है तो वह एक समान गति करता रहेगा या वह रेस्ट में रहेगा। ये क्या है, जड़त्व का जो इनर्शिया का फर्स्ट रूल है वो कहता है ना। तो किसी ऑब्जेक्ट में अगर नेट फोर्स 0 है तो जिस मोशन से वह गति करता रहेगा उसी मोशन से वह आगे चलता रहेगा। समझ आ गया, अगर वह रेस्ट है तो वह रेस्ट में रहेगा। अच्छा, तो अब बोलोगे कि हम जो है यहाँ पर चार्ज था तो ये चार्ज यहाँ रेस्ट था, लेकिन हम अपना एक्सटर्नल फोर्स लगाए और इसको इधर लाना स्टार्ट किए तो ये मोशन में आ गया। तो मोशन में आने के बाद यहाँ पर जो है सडन से आप 10 न्यूटन का लगा, तो हम भी 10 न्यूटन लगाए, तो ऑलरेडी मोशन पर आ गया, तो मोशन के कारण से इधर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब इस जगह पर जब आए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स का मान बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, यहां से ये जो सोर्स चार्ज है और यहां से जो दूरी है अभी ज्यादा था, तो ज्यादा था तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू 1/, फ्री स्पेस में बात कर रहा हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 डिवाइडेड बाई क्या है, R स्क्वायर। तो यहाँ डिस्टेंस क्या था, ज्यादा था तो फोर्स क्या था, कम। अब धीरे धीरे ये चार्ज अगर यहाँ पर आएगा तो डिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम होते जा रहा है, तो फोर्स का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ फोर्स का मान जैसे अब पहले 10 न्यूटन लग रहा था, अब यहाँ 12 न्यूटन लगा, तो हम भी इधर से 12 लगा देंगे। दैट मीन्स एक वर्ड यहाँ याद रखिए
कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स रहेगा वो हमारे एक्सटर्नल फोर्स के परिमाण के बराबर रहेगा। समझ आया है ना? और इसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव रहेगा। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उधर लग रहा है तो हम इधर लगाएंगे। क्लियर है ये? हाँ, आगे तो इधर से देखिए, तो यहां से मैं फोर्स लगा रहा हूं, यहां से मैंने फोर्स लगाया हूं, समझ आया? तो यहां से अगर मैं फोर्स लगाना स्टार्ट कर रहा हूं और डिस्प्लेस कर रहा हूं तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क। फिर यहां पर जैसे मैं मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगा, है ना, हम 10 न्यूटन का फोर्स लगाए और 10 न्यूटन मान लीजिए इतना दूर तक 10 न्यूटन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी लगा रहा है, तो ये मान लीजिए ये दूरी मान लीजिए dx है, तो 10 न्यूटन इंटू dx, दिस इज dw हो गया। फिर थोड़ा जगह आए, अब फोर्स का मान 11 हो गया, तो 11 dx दूरी तो 11 न्यूटन हो गया, तो इसके कारण से dw। थोड़ा दूरी और आए तो अब 12 न्यूटन हो गया। क्यों 12, 10, 11, 12 न्यूटन क्यों हो रहा है? क्योंकि डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी चेंज होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स भी चेंज होगा, तो उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर हमको फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि उस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। और नेट फोर्स का वैल्यू जब 0 हो जाएगा तो चार्ज जो है एक्सेलरेट नहीं करेगा, यूनिफॉर्म मोशन पर आएगा, यानी वेलोसिटी में चेंजेस नहीं आएगा। क्लियर? अच्छा, इस तरह से मैं ये बात कर दिया, तो ना ये बात यहां भी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहां पर वेरिंग नेचर का जो फोर्स लगता है तो वर्क कैलकुलेट कैसे करेंगे? फोर्स ext dx एंड इंटीग्रेट कर देंगे। तो हम कहां से कहां तक लेके आ रहे हैं? तो मान जाए इस बॉर्डर को हम लोग क्या मान लेते हैं? ओ बॉर्डर मान लेते हैं, या चलिए इसको हम लोग क्या है? इन्फिनिटी बॉर्डर मान लेते हैं। तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य W ext इंटू dx, समझे ना? फोर्स इंटू dx। अब मैं इंटीग्रेशन क्यों कर रहा हूं? इंटीग्रेशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कदम कदम पर फोर्स का मान चेंज हो रहा है, इसलिए इंटीग्रेट किया गया है। और यहां से लेके यहां तक अगर फोर्स का मान अगर एक समान रहता तो हम इंटीग्रेशन नहीं करते, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते, हमको वर्क मिल जाता। तो इंटीग्रेशन का मीनिंग समझ आ जाना चाहिए। ओके, तो आगे देखिए, तो हम यहां से यहां तक लाने में हमने काम किया, और जो काम किया वो मान जाए इसका जो आंसर आया वो 40 जूल आया। और यहां पर क्यू नॉट आके इसको रख दिए और यहां पर एक ट्रिगर को लॉक कर दिए ताकि ये क्यू नॉट उधर जा ना सके। तो ट्रिगर को जब हमने लॉक कर दिया तो हम तो वर्क कर चुका, हमारा एनर्जी तो खत्म हो चुका, ये एनर्जी कहां चला गया? तो ये जो एनर्जी है वो कौन से में स्टोर्ड हो गया है? बोलने से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, समझे? तो पोटेंशियल, अच्छा इसके पास पोटेंशियल एनर्जी आ गया क्या, है ना? तो हाँ आ गया। कैसे आया? इस ट्रिगर को खोल दीजिए, ये धड़ से उधर चला जाएगा। और जिसके पास एनर्जी नहीं रहेगा वो ऑटोमेटिक ऐसे नहीं जा सकता। समझ आ रहा है बात, है ना? तो इसके पास डेफिनेटली कोई एनर्जी था, तभी इस ट्रिगर को हम हटाए तो उधर चला गया। इसको अगर यहां से यहां तक लेके आएंगे तो हमको कुछ काम करना पड़ेगा, और वो जो काम है ना, उस क्यू नॉट पर क्या हो जाएगा? संचित हो जाएगा, है ना, स्थितिज ऊर्जा के रूप में। और जैसे ही इस ट्रिगर को हम लोग हटा देंगे तो यह क्यू नॉट जो है एक्सेलरेट वर्क करता हुआ, मतलब देखिए अब इस पर क्या है, अब इसमें आप फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो फोर्स लगने के कारण से क्या है? नेट फोर्स, क्योंकि 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम लोग अब इधर से कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, लगाने वाला बंदा इधर ही है, तो यह एक्सेलरेट मोशन करता हुआ निकल जाएगा, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाएगा। समझ में आया ना? जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो संचित था वो गतिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा? ये यहां से यहां दूर हट जाएगा, समझे ना? तो आप जान रहे हो कि गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर होता है, वर्क एनर्जी थ्योरम से हम लोग पढ़े हैं। तो चलिए मैं ये सब जो कॉन्सेप्ट बताया उसको स्टेप बाय स्टेप, लाइन टू लाइन में लिख देता हूं। ओके, इसको मिटाता हूं। अब यहां आप ध्यान देंगे कि अगर यहां पर प्लस क्यू आवेश है
और इसमें इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड ई प्रोड्यूस हुआ है, समझे ना। तो मान लीजिए यहाँ ए पर पहले से क्यू नॉट चार्ज है, ध्यान दीजिएगा ए पर पहले से क्यू नॉट चार्ज है, यानी इसको ट्रिगर लॉक कर दूँ, मतलब उसको अनंत से यहाँ तक लाया हूँ तो कुछ काम करना पड़ा है, यानी क्यू नॉट पर ऑलरेडी कुछ एनर्जी है। अब इसको मैं यहाँ पर बी पॉइंट पर लाना चाहता हूँ, तो बी पॉइंट पर लाऊंगा तो इस पर मैं इधर फोर्स लगाऊंगा, और ये जो फोर्स होगा वो क्या होगा, ई एक्स टी, एक्सटर्नल फोर्स होगा, और इधर जो एक फोर्स लग रहा होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हो जाएगा। और यहाँ से यहाँ की जो बीच की दूरी है उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, लेट अस से dx मान लेते हैं। समझ आ गया है ना। अगर dx नहीं मानना चाहते हो तो आप x मान लीजिए, tx यहीं पर छोटा सा जो भी है, लेकिन आप x मान लीजिए। क्लियर है। तो मुझे ये बताइए, इलेक्ट्रिक फील्ड E में एक टेस्ट चार्ज Q नॉट को A से B तक, ये बस ये समझिए यही है, इसको हम अब क्या करते हैं, एनालिसिस कर रहे हैं कि ऐसा होगा तो क्या होगा, हम वर्क कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये कर रहे हैं। और ये सब जब आएंगे ना तो हम उसके एक एक बेहतरीन नॉमिनेशन देते जाएंगे, ठीक है ना। तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य तो कितना हो जाएगा, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य। तो यहां जो मैं W लिखूंगा, आप ध्यान दीजिए, कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो ये लिख दीजिए वर्क ए से बी तक लाने में जो किया गया कार्य है, इंटीग्रेशन ए टू बी, इस पॉइंट ए से इस पॉइंट बी तक लाने में किया गया कार्य क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सटर्नल इंटू dx, है ना। ये क्योंकि आप समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि अभी तुरंत मैं लेक्चर बताया हूं कि इंटीग्रेशन करने की जो वजह है, ये जो फोर्स ext है और ये फोर्स का मान जाए 10 न्यूटन है, तो 10 न्यूटन का फोर्स dx दूरी तक ही 10 रहता है। dx जैसे ही कवर कर लेगा उसके बाद 11 न्यूटन हो जाता है, तो ये 11 न्यूटन हो जाएगा, और 11 न्यूटन की जो दूरी है वो dx दूरी तक ही रहेगा, dx यानी बहुत अल्प दूरी तक, समझे ना। फिर फोर्स चेंज हो जाएगा, इसलिए मैं ए से बी तक फोर्स ऐसा कर दिया। यानी एक लाइन क्लियर हुआ, ए से बी तक लाने में किया गया कार्य जो WAB है इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एक्सटर्नल फोर्स इंटू dx। अच्छा चलिए, इसी एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के टर्म में लिखना चाहें तो आपको पता है इस तरह से होता है ना, ये माइनस के टर्म में होता है। हाँ, और इसको मैं प्रूफ करके भी बताऊंगा कि माइनस कैसे होगा। तो चलिए WAB इज इक्वल टू क्या करूंगा, माइनस ए से बी तक लाने में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स द्वारा किया गया कार्य 10 माइनस। अच्छा, माइनस क्यों हुआ, अब उसको देखिए थोड़ा सा। भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इधर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट तो ए से बी तक इधर आ रहा है, यानी फोर्स उधर है FE और डिस्प्लेसमेंट इधर है dx जो भी है, तो इनके बीच में कितना डिग्री बन गया, 180। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक दूसरे से अपोजिट होते हैं तो वहां का वर्क क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये याद रखिएगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, समझ में आया ना। ये ए टू बी जो है यह बाह्य बल द्वारा, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य है ना। ये क्या है, एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किया गया कार्य। देखिए हमारा वो समझ में आ रहा है, एक चार्ज होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाएंगे तो हमको कुछ वर्क करना पड़ता है, ये है अभी का क्राइटेरिया। अच्छा, अब दिक्कत यह है कि यहां पर जो फोर्स है Q नॉट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक द्वारा कितना फोर्स लग रहा होगा, तो इधर देखिए
है ना, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक द्वारा जो फोर्स है वो E इंटू क्यू नॉट लगेगा, क्योंकि मैं बोल दिया हूं कि इसमें एक E में एक इलेक्ट्रिक फील्ड, E में एक टेस्ट चार्ज, समझे ना, E। अब सुनिए यहां के E को ना, ये भी तो E जो है वेरी नेचर का है, समझे ना, ये भी E बदलते जाएगा, क्योंकि E का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑन Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ये R के चिन्ह के साथ साथ, समझे ना। तो सब पे ये इंटीग्रेट जो है आप हैंडल कर लेगा, उसमें कोई नो प्रॉब्लम। तो यहां पर WAB इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन A से B। और सुनिए ये जो पॉइंट A है और ये जो पॉइंट B है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के दो बिंदु हैं, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर के दो बिंदु हैं, इस बात को याद रखिएगा, समझ आया। हाँ तो चलिए यहां पर FE है, तो FE के जगह में हम लोग क्या लिख देंगे, E Q नॉट इंटू DX लिख देंगे। तो WAB है ना, यहां पर जो Q नॉट है वो क्या है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकता, और यहाँ A टू B और यहाँ E इंटू क्या है DX, ये है हमारा। अब क्या है कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर A बिंदु से B बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ये है, एक्सप्रेशन आया है अभी, ओके। और यही जो कार्य है, यही कार्य Q नॉट में पोटेंशियल संचित हो जाती है, स्टोर्ड हो जाती है, ये ओके। यही कार्य क्या है Q नॉट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाती है, संचित हो जाती है। तो आगे अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप इधर क्या है हमारा एक्सटर्नल फोर्स है और इधर थोड़ा सा dx अगर दूरी, तो इसको वेक्टर के टर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसा समझ आ गया ना। इस तरह से वेक्टर के टर्म में आप इसको यहाँ से भी रिप्रेजेंटेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दिस है ना, और यहाँ पर ये और ये ऐसा, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ अब लाइन आगे देखिए, A टू B, A से B तक किया गया कार्य इस तरह से, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी करना चाहें या मैग्नीट्यूड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलिए यहां पर एक चीज और आप लोग सोच के देखिए कि इस जगह में इस Q नॉट पर तो कुछ स्थितिज ऊर्जा होगा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा माना जाए यहां पर 40 जूल है। अब यहां से इसको यहां तक लेके आया तो फिर से तो मुझे कार्य करना पड़ेगा ना, तो मान लीजिए यहां से यहां तक लेके आया तो मुझे 20 जूल कार्य करना पड़ा। तो अब इस Q नॉट पर इस जगह में इसका जो पोटेंशियल एनर्जी हो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, अब ये 60 हो जाएगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। Q नॉट पर स्थितिज ऊर्जा का मान क्या हो जाएगा, अलग अलग, समझ आया ना। तो चलिए यहां पर स्थितिज ऊर्जा माना, मैं ऐसा लिख देता हूं, माना कि A पर पोटेंशियल एनर्जी UA तथा पॉइंट B पर, पॉइंट क्योंकि अलग अलग पॉइंट पर अलग अलग होगा ना, पॉइंट B पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है, UB है। तो इन दोनों बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा में अंतर कितना हो जाएगा, A तथा B पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी
में डिफरेंस कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस डेल यू इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। ये यानी इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी कितना है और इस जगह का पोटेंशियल एनर्जी कितना है, दोनों का अंतर, यानी इन दोनों के बिंदु स्थितिज ऊर्जा में अंतर हमको पता चल जाएगा। एनर्जी में अंतर किए गए कार्य के बराबर होता है। ये कौन कहता है? कार्य ऊर्जा प्रमेय। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होता है बोलने से आप पढ़े होंगे कि दो बिंदुओं के ऊर्जाओं में जो अंतर होता है किए गए कार्य के बराबर होता है। तो यहां पर पहला जो एनर्जी कितना था मैं बोला था, यहां पर 40 था, अब यहां पर कितना है? 60 है। तो 60 माइनस 40 कितना आया? 20। तो कहने का मतलब ए से लेके बी तक लाने के लिए हमको 20 जूल वर्क करना पड़ेगा। क्लियर है? हाँ। अब सुनिए, यहां से अगर ट्रिगर को हटा दें और यहां ए पर ट्रिगर को लॉक कर दें तो ये जो बंदा है यहां से यहां तक पूरा ऐसे जाएगा, समझे ना? तो यहां पर इसका जो गतिज ऊर्जा रहेगा और यहां पर जो गतिज ऊर्जा को प्राप्त कर लेगा, तो अंतिम गतिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक गतिज ऊर्जा भी आपको 20 देगा। यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए गए कार्य के बराबर हो जाएगा, समझे ना? वैसे है। तो हम अगर यहां से यहां तक लाने में अगर 20 जूल हम लोग एनर्जी वेस्ट किए हैं तो यहां से यहां तक जाने पर वो 20 जूल एनर्जी वो भी वेस्ट करेगा, समझे ना? क्योंकि उसमें संचित हो गया है तो वो करेगा, अपना एनर्जी को निकालेगा वो। तो ये जो रिव्यू है वो समझ में आ रहा है। यानी एक पॉइंट क्यू रहेगा, पॉइंट क्यू से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट ए एक जगह ले लेंगे, चॉइस कर लेंगे। वहां पर क्या है कि एक चार्ज, टेस्ट चार्ज रहेगा, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने पर हमको कार्य करना पड़ता है। वो कार्य कितना करना पड़ता है बोलने से ये करना पड़ता है ना? तो उस प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान अलग अलग होता है। और कैसे होता है? क्योंकि एक जगह से दूसरे जगह अगर लेके जाओगे तो आपको काम करना पड़ेगा, और जो किया गया काम है उस क्यू नॉट पर क्या होता है, यानी ये देखिए क्यू नॉट में पोटेंशियल एनर्जी के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो प्रत्येक बिंदु पर ऊर्जा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। ये बात आप ध्यान दीजिए। चलिए इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं हम लोग। तो इसी को मैं क्या किया हूं, एक लैंग्वेज में लिख दिया हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में अंतर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के दो पॉइंट के इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल में जो अंतर होता है, टेस्ट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में, यानी इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में एक्सटर्नल फोर्स द्वारा किए गए कार्य के बराबर होता है। मैं आपको बोला था ना कि अगर इस जगह का एनर्जी अगर 40 जूल है तो यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, तो बताइए ए से लेके बी तक ले जाने में किया गया कार्य का हमारा डेरिवेशन क्या आया था? वर्क डन बाई ए टू बी इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट, समझे? और ये क्या था? ए से बी ई वेक्टर एन डॉट डी एक्स वेक्टर। क्या इसी को हम लोग कैसे लिखते थे कि एक्सटर्नल फोर्स ना, अगर डेल यू इज इक्वल टू क्या है, यू बी माइनस यू ए। तो ये हमारा एक और एक्सप्रेशन बन के आया। ये मतलब डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू यू बी माइनस यू ए एंड इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट इंटीग्रेशन ए टू बी ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर। और डी एक्स वेक्टर क्या है, ऊपर और नीचे सेम लाइन है, बट इसको मैं थोड़ा सा रीअरेंज किया हूँ। यानी ये कहानी आपको समझ में आ गया होगा, है ना? कि ये किसी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये पूरा कहानी देखिए। ये पॉइंट ए कहाँ है, मैं पूरा समझा रहा हूँ। ए कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, बी कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में। तो ए से बी तक, यानी किसी टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य है,
है ना, उन दोनों बिंदुओं के स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होता है। और ये हमने डेरिवेशन यहां से कर लिया है। ओके, अब यहां पर हमारा जो टॉपिक है वो किस तरह से बदलते जाता है, अब थोड़ा देखें। हम तो जान लिया, अब सुनो एक बात बता रहा हूं यहां पर कि ये मेरा एक इलेक्ट्रिक फील्ड था और यहां पर कोई एक सोर्स चार्ज था जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया। यहां पर एक पॉइंट ए है और यहां पर एक पॉइंट क्या है, बी है। तो मैं यहां Q0 को जब Q0 जब यहां पर था तो इस Q0 पर जो एनर्जी था वो 40 जूल था, समझे ना। और Q0 में कितना चार्ज है आप समझिए। तो अब यहां मैं ऐसा चाहता हूं कि यहां 2 कूलाम आवेश को, 2 कूलाम क्या है, 2 कूलाम आवेश को अगर मैं यहां पर लेके आऊंगा तो उस 2 कूलाम आवेश पर कितना ऊर्जा होगा इस जगह पर, तो हम कैसे जानेंगे। तो सुनिए, अगर यूनिट चार्ज को आप यहां तक लाते हो और इस जगह ए पर उस यूनिट चार्ज में कितना एनर्जी स्टोर्ड है अगर आपको पता है तो आप 2 कूलाम पर निकाल सकते हो। तो फायदेमंद वाली बात क्या हो गया कि हम प्रत्येक जगह में पोटेंशियल एनर्जी कितना कितना है हम जानना चाहते हैं। यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, है ना, और यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा, यहां पर कितना होगा। अगर हम लोग जान लें तो ऐसा नहीं है कि यहां 2 कूलाम चार्ज को रखकर देखो पोटेंशियल एनर्जी कितना है, समझे ना। अब यहां 5 कूलाम चार्ज को रख के देखो तो यहां यही बिंदु पर पोटेंशियल एनर्जी का मान डिफरेंट हो जाएगा, समझे, है ना। तो हम ना एक ऐसा फार्मूला बनाना चाहते हैं, जैसे मैं 1 कूलाम आवेश को इस जगह पर लेके आया तो मुझे 20 जूल काम करना पड़ा, उसे 1 कूलाम आवेश को इस जगह पर लेके आया तो मुझे 30 जूल काम करना पड़ा 1 कूलाम को। यहां पर लेके आया 40 जूल, यहां पर लेके आया 50 जूल, यहां पर लेके आया 60 जूल, यहां पर लेके आया 70 जूल। मतलब ना 1 कूलाम आवेश को इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु यहां और किसी बिंदु, इस बिंदु का नाम मैं क्या देता हूं, पॉइंट 1, इसका नाम 2, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, 5वां बिंदु। तो 1 कूलाम आवेश को इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई के लिए बिंदु ए पर अगर लाता हूं तो मुझे 20 जूल काम करना पड़ रहा है। तो 2 कूलाम आवेश को लेके आऊंगा तो कितना काम करना पड़ेगा, 40 जूल। 3 कूलाम को अगर मैं यहां पर लेके आऊंगा तो कितना करना पड़ेगा, 60 जूल, समझे। तो यहां एक और स्पेशल बात हमको सुविधा हो रहा है, थोड़ा ध्यान दिए, है ना, कि अगर एक यूनिट चार्ज को, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु पर लाने में किया गया जो कार्य है, जो ये 20 है, वो 20 क्या है, 20 जूल काम किए हो कितने कूलाम पर, 1 कूलाम पर। तो यानी 1 कूलाम पर कितना वर्क करना पड़ रहा है उस पॉइंट पर, इतने पूरे होल सिस्टम को ना हम एक पोटेंशियल नाम दे देते हैं। यानी अगर पोटेंशियल अगर बोल देता हूं तो आपको समझना है कि 1 कूलाम चार्ज को उस इलेक्ट्रिक फील्ड के उस बिंदु पर लाने पर इतना काम करना पड़ता है। थोड़ा आगे और देखिए, माना कि यहां देखिए ये कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और ये जगह है, इस जगह का जो पोटेंशियल है मैं बोल दिया 40 वोल्ट पर कूलम। मतलब आप 1 कूलम चार्ज को इस जगह पर लाओगे तो आपको 40 जूल वर्क करना पड़ेगा। देखो कितना सिंपल हो गया है ना, कोई टेंशन नहीं है। हम वर्क सब कैलकुलेट करना आ गया, हम इसको और सुविधा करना चाहते हैं कि हम 1 कूलम चार्ज को इस जगह पर लाने के लिए हमको 40 जूल। अब मैं बोल दिया यहां का पोटेंशियल 70, यहां का पोटेंशियल 70 जूल पर कूलम है। पोटेंशियल बोल दिया, विभव है ना, यहां का जो विभव है वो क्या है, 70 है। तो हमको क्या समझना है कि हम 1 कूलम चार्ज को लेके आए, इस जगह पर रखे, हमको 40 जूल काम करना पड़ेगा। यानी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने के लिए जितना वर्क करना पड़ता है, उस वर्क को हम
पोटेंशियल बोलेंगे उस पॉइंट का। समझ आया? क्योंकि हर जगह का पोटेंशियल अलग अलग होगा, हर जगह का किसी चार्ज को इस जगह पर लाओगे दूसरा काम करना पड़ेगा, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, हर जगह अलग अलग काम करना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक पॉइंट का जो विभव होता है वो अलग अलग होगा, इसलिए जो पोटेंशियल का जो डेफिनेशन होगा वो पॉइंट पर आधारित होगा। समझे? तो हमारा यहां पर एक नया टॉपिक देखिए। हाँ सॉरी, लाइट गोल हो गया था। चलिए आगे हम क्या पढ़ना चाहते हैं। हम लोग इसमें ये बोलना चाहते हैं कि जो पोटेंशियल जो होता है, हमने अभी एक नया वर्ड यूज किया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल, है ना। तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। ये WAB का मतलब क्या है? UB माइनस क्या है? UA, और इज इक्वल टू क्या है? माइनस Q0 और A से B, और ये E और ये क्या है? DX, है ना। कभी कभी इसको DR भी लिख सकते हैं डिस्टेंस के लिए। तो सुनिए, ये क्या था? A क्या था? ये पॉइंट यहाँ A था, इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये B था। तो मान लीजिए मैं ऐसा काम करना चाहता हूं कि अनंत से A तक लाने पर किया गया कार्य चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगा? W अनंत से A तक, ऐसा हो गया, लाने में किया गया कार्य। तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए। अब A पर पोटेंशियल एनर्जी माइनस इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस Q0, और यहां पर क्या हो जाएगा? अनंत से A तक लाने में किया गया कार्य। अब देखिए, तो अनंत में स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? तो सुनिए, अनंत में जो स्थितिज ऊर्जा का जो मान है ना, वहां पर क्या होगा? 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि थोड़ा देखिए, जो एनर्जी कहां से आता है? वर्क से आता है, ठीक है ना। तो यहां पर अगर ये इंफिनिटी है तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर क्या हो जाएगा? 0। और इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा? 0। यानी यहां पर इसको इस जगह से इस जगह तक लाने में हमको कुछ काम करना नहीं पड़ेगा। क्योंकि किसी भी काम कब करना पड़ता है भाई? जब कोई फोर्स अपोजिशन के विरुद्ध। तो यहां पर तो कोई इस पर फोर्स लगा नहीं रहा है, तो यहां पर वर्क करना नहीं पड़ेगा, और वर्क करना नहीं पड़ा यानी इस पर कोई किसी प्रकार की एनर्जी नहीं है, इसको तुम छोड़ दो ना, वो जैसा रहेगा वैसा ही रहेगा। तो अनंत पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा? 0 और इंफिनिटी A, और दिस इज UA माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस Q0 और इंफिनिटी टू A, ये क्या हो जाएगा? EDX हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो अब ये अनंत में पोटेंशियल एनर्जी 0 है, समझे ना। अब यहां से यहां, अब अनंत में 0 है यानी हमको कुछ काम करना नहीं पड़ा। अब काम करना शुरू हो गए, यहां से हमारा काउंटिंग शुरू हो जाएगा, और यहां तक ला के यहां रख दिए। तो यहां पर लाते लाते मुझे 40 जूल काम करना पड़ा। तो अब वो कितने कूलाम चार्ज को लाते लाते? 1 कूलाम चार्ज को, समझिए। तो 1 कूलाम चार्ज कैसे बन जाएगा? इस Q0 को इधर से डिवाइड दे दीजिए, है ना। यहां Q0 कूलाम को लाते हुए इतना वर्क करना पड़ रहा है, तो 1 कूलाम के लिए यानी Q0 को डिवाइड देना पड़ेगा। तो यहां देखिए, इंफिनिटी टू A डिवाइडेड बाई Q0, यानी यूनिट चार्ज को इंफिनिटी से, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। तो इसको भी मैं UA डिवाइडेड बाई Q0 लिखूंगा ना, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस माइनस A और E, और ये क्या हो जाएगा? DX। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? हम इस चीज को बोलेंगे कि इस बिंदु A का विभव है बोलेंगे, और इसको हम कुछ इस तरह से लिखेंगे VA, यानी वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज, दैट इज द पोटेंशियल। मैं बोला था यूनिट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने पर किया गया कार्य। तो ये यूनिट चार्ज हो गया, और कहां से लेके आ रहे हैं? अनंत से।
तो किसी पॉइंट का विभव क्या है बोलने से आप सीधा अनंत पर दौड़ोगे। अनंत से एकांक धन आवेश, अभी एकांक हो गया, अब डिवाइड हो गया यानी एकांक हो गया, है ना। और डिवाइड होने से वो एक में उतर जाता है भाई। जैसे आपको और क्या एग्जांपल बताऊं, छोड़ दो। जैसे मान जाए 50 किलो टमाटर का रेट कितना है, 150 रुपये है, तो 1 किलो टमाटर का रेट कितना हो जाएगा बोलो, 150 बटे ऐसा करोगे ना, ऐसे करके तो ये 3 रुपये। तो डिवाइड दिए तो कहाँ पर उतर गया, एक पर आया ना। वैसे चार्ज को हमने डिवाइड दिया तो यूनिट चार्ज पर आ जाएगा, यानी यूनिट चार्ज पर किया गया कार्य, यानी 1 किलो का टमाटर का रेट ऐसा। तो यूनिट चार्ज को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु ए का विभव यानी स्थिर वैद्युत विभव कहलाता है। ये पढ़ना है हमको, अब इसको लैंग्वेज में लिखना है हमको, ठीक है। तो इसको मिटा रहा हूं यहां पे। तो इधर एक डेफिनेशन मैंने लिखा है कि एकांक धनावेश को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य उस पॉइंट का पोटेंशियल कहलाता है तथा इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। तो अभी जो हमने एक एक्सप्रेशन आया था इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म उस पॉइंट ए का डिवाइडेड बाई क्यू नॉट, समझे ना, ठीक है ना, दोनों सेम है ना, इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू ए और ई वेक्टर डॉट डी एक्स वेक्टर, ठीक है। तो सुनिए, अगर मैं इस चीज को फिर मैं क्या लिखता हूं, इसी को भी एफ, मतलब समझ में आया। अगर मैं भी ए लिख दिया यानी भी ए इज इक्वल टू, यानी ये किसी एक पॉइंट पर पोटेंशियल बता रहा है, ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू ए। मैं आप देखिए कैसे कैसे बदल रहा हूं, देखिए इन्फिनिटी को हटा दिया, अगर इन्फिनिटी नहीं है केवल डब्ल्यू है तो आपको यहां पर अंडरस्टूड है, एक बात समझना है कि अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य है ये, समझे, है ना। और फिर इसको फिर नहीं लिख रहा हूं आगे, माइनस इन्फिनिटी टू ए और ये क्या है ई डॉट डी एक्स वेक्टर, दिस इज द फॉर्मूला, समझे ना। यानी किसी बिंदु पर, यानी किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, किसी बिंदु का अगर विभव निकालना है, समझ में आया ना, तो आपको कहां से लेके कहां तक वर्क करना पड़ेगा, अनंत से उस बिंदु ए तक वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सुनो, एक बात और है, फिर आज बात बंद करेंगे कि अगर यहां पर ए है और यहां पर बी है तो खुद देखिए, तो ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो डब्ल्यू ए से बी तक लाने में किया गया कार्य, तो ये क्या होता है यू बी माइनस यू ए, अंतर होता है, इज इक्वल टू क्या होता है माइनस क्यू नॉट और इंटीग्रेशन ई, और ये क्या हो जाएगा फिर डी एक्स, इस तरह से होता है ना। तो क्यू नॉट को अगर हम लोग ऐसे डिवाइड देते हैं ऐसे करके सब में क्यू नॉट, तो ये हट जाएगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो थोड़ा इधर ध्यान दीजिए, तो यू बी अपान क्यू नॉट लिख सकता हूं माइनस यू ए अपान क्यू नॉट। तो देखिए यू ए अपान क्यू नॉट को मैं भी ए लिखा हूं, तो इसको मैं भी बी लिखूंगा और इसको क्या लिखूंगा भी ए, यानी इस जगह का पोटेंशियल और इस जगह का पोटेंशियल दोनों का अंतर। तो पोटेंशियल को विभव बोलते हैं और विभव में अंतर क्या होता है विभवांतर, है ना। तो इसको हम लोग डेल भी लिख देंगे, ये देखिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विभव अगर बोल देता है, विभव किसी बिंदु का विभव बताइए बोलने से क्या करोगे, अनंत से एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का विभव कहलाता है, अनंत से ना। और विभवांतर बताइए, तो विभवांतर दो बिंदु के बीच में होता है, तो यहां पर क्या बोलोगे, विभवांतर का अगर डेफिनेशन बोलेगा तो आपको क्या बोलोगे, किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं का विभवांतर कहलाता है, उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है, ऐसा लिखना है। तो अगर विभवांतर बोलेगा ना तो कहां से कहां लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु लाना है, और किसी बिंदु को अगर विभव बोलता है तो अनंत से लेके आपको आना है, इन्फिनिटी से लेके आना है। क्लियर है। चलो
तो यहां पर हमारा एक नया क्वांटिटी मिला, V इज इक्वल टू वर्क डन बाई Q। समझे ना, ये विभव यानी एकांक आवेश को अनंत से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य। तो ये विभव क्या राशि है ना, ये विभव का इकाई देखेंगे, इकाई। तो विभव की इकाई क्या हो जाएगी, जूल पर कूलम, और इसी को हम लोग वोल्ट बोलेंगे, वोल्ट, वोल्ट। समझ आया है ना। अब ये सदिश राशि की अदिश राशि, तो ये वर्क क्या है, अदिश राशि है, और क्यू तो ऑलरेडी अदिश है, तो ये क्या हो जाएगा, विभव एक अदिश राशि होगा। विभव स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। यह एक क्या राशि है, अदिश राशि है, और इसका विमीय सूत्र क्या होगा बोलने से आप निकाल लेंगे। तो यहां पर मैं विभवांतर का डेफिनेशन नहीं लिखा हूं, लेकिन उसका फार्मूला मैं लिख दिया है ना, कि डेल V इज इक्वल टू, अब VB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, क्या WA अपान Q, सॉरी WB अपान Q माइनस WA अपान Q। समझे ये। तो इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, B बिंदु तक लाने में B का पोटेंशियल, और इसको सेपरेट क्या बोलेंगे, अनंत से एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य, ऐसा बोलेंगे। ओके, तो ये हमारा आज का क्या क्या टॉपिक हमने पढ़ा। हमने पढ़ा कि किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। फिर हम वो कार्य कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको देख लिए, एक्सटर्नल फोर्स और दुनिया भर के फोर्स के अकॉर्डिंग। उसके बाद हमने क्या, हमारे मन में जिज्ञासा क्या पैदा हुआ कि हम एकांक धन आवेश को अगर लाएंगे, देखिए वहां पर Q0 कितना अमाउंट था, वो मैटर नहीं रख रहा था, एक जगह से दूसरी जगह लाने में कितना कार्य करता है कैलकुलेट करना मैटर था। अब हमारे को क्या हुआ, यूनिट चार्ज को अनंत से किसी पॉइंट तक लाने पर किया गया कार्य। तो पूरे सिस्टम को हमने एक नया ये यूनिट फिजिकल क्वांटिटी दिया, और वो है विभव। समझे, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, मजा आएगा आने वाला क्लास, ठीक है। उसके बाद हम क्या किए कि दो पॉइंट के बीच में विभव में अंतर क्या है। तो दिस इज ऑल अबाउट पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल। अब इसके बाद हम लोग इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे और एक फार्मूला जनरेट करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए क्लास ऑफ करते हैं।